आ जाओ भाई अब ध्यान से। ठीक है, चलो आ जाओ। पॉलीसैकेराइड में देखिए, पॉलीसैकेराइड में दो तीन है जो कि मेन है, सेलुलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन, है ना। बाकी सब ऐसे ही है, देखते हैं क्या होता है। पॉलीसैकेराइड ध्यान देना जरा। पॉलीसैकेराइड बने होते हैं ढेर सारे मोनोसैकेराइड यूनिट के। पहली बात, सभी पॉलीसैकेराइड इंसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, स्वीट इन टेस्ट नहीं होते। सॉल्युबल इन वाटर नहीं होते, स्वीट इन टेस्ट नहीं होते। सॉल्युबल नहीं होते, स्वीट नहीं होते। हाँ, एक एक्सेप्शन है, इनुलिन। इनुलिन एक अकेला पॉलीसैकेराइड है जो वाटर सॉल्युबल है और थोड़ा सा स्वीट भी होता है। कौन? इनुलिन। सभी पॉलीसैकेराइड नॉन रिड्यूसिंग है। क्या है? नॉन रिड्यूसिंग। और इनके पॉलीसैकेराइड के नाम में अक्सर सफिक्स लगता है। इसको बंद तो कर दे थोड़ी देर। पॉलीसैकेराइड के नाम में सफिक्स लगता है एन। तभी तो पॉलीसैकेराइड को ग्लाइकन भी कह देते हैं। पेंटोस शुगर के पॉलीमर को पेंटोसन, हेक्सोस शुगर के हेक्सन, ग्लूकोज के पॉलीमर को ग्लूकेन, फ्रक्टोज के फ्रैक्टन, गैलेक्टोज के पॉलीमर को गैलेक्टन। एल लगा के काम चलाते हैं, पॉलीमर है। अच्छा, फंक्शन के बेसिस पर ध्यान देना, फंक्शन के बेसिस पर पॉलीसैकेराइड दो तरह के होते हैं। किसके बेस पर? फंक्शन के बेस पर। एक है न्यूट्रिटिव और एक है स्ट्रक्चरल। न्यूट्रिटिव मतलब ऐसा पॉलीसैकेराइड जो प्रेजेंट हो एज स्टोर्ड फूड। कैसा प्रेजेंट हो? स्टोर्ड फूड के फॉर्म में। थिंक ऑफ ग्लाइकोजन एंड स्टार्च। ये सब क्या है? न्यूट्रिटिव। और स्ट्रक्चरल, दे हेल्प इन स्ट्रक्चर फॉर्मेशन लाइक सेल वॉल। सेल वॉल जैसा कुछ स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करेंगे, सेल वॉल बनाने में मदद करेंगे। और एग्जाम्पल है क्या? सेलुलोज, प्लांट सेल वॉल, काइटिन, फंगल सेलुलोज भी कहते हैं, फंगल सेल वॉल बनाएगा। दो कैटेगरी है फंक्शन के बेस पर। हाँ, स्ट्रक्चर के बेस पर, कंपोजिशन के बेस पर दो तरह के। अगर एक ही टाइप के मोनोमर का बना है तो होमोपॉलीसैकेराइड, और अगर एक से ज्यादा टाइप के मोनोमर का बना है तो हेट्रोपॉलीसैकेराइड। तो हमें ज्यादा फोकस होमोपॉलीसैकेराइड में करना है। हेट्रोपॉलीसैकेराइड में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, नाम नाम बस। आपका जहां जहां वर्कलोड कम कर सकता हूं वहां वहां कम करा दूंगा, लेकिन होमोपॉलीसैकेराइड के 3-4 हैं जो अच्छे से देखना है। तो सबसे पहले ला रहा हूं होमोपॉलीसैकेराइड, मतलब एक ही टाइप का मोनोमर होगा। पहला होमोपॉलीसैकेराइड लेकर आ रहा हूं सेलुलोज। सेलुलोज से शुरू करते हैं, आ जाओ पढ़ना स्टार्ट करते हैं सेलुलोज से। ये तो इंट्रोडक्शन था सारा, सेलुलोज की बात करते हैं। पहला होमोपॉलीसैकेराइड सेलुलोज। ध्यान देना जरा सेलुलोज की बात। ये देखो क्या लिख रहा हूं, ये लीनियर है, अनब्रांच्ड है, ब्रांच नहीं होगा और लीनियर होगा। पॉलीमर है किसका? अप्रोक्सीमेटली 6,000 to 10,000 molecules of बीटा डी ग्लूकोज। और ये सारे ग्लूकोज आपस में जुड़े होंगे बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। मतलब मान लो एक सर्कल एक बीटा डी ग्लूकोज है, एक सर्कल एक बीटा डी ग्लूकोज है। तो इस तरह के 6,000 to 10,000 बीटा डी ग्लूकोज जोड़ दो बाई
β14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो बन गया सेलुलोज। ये लीनियर है, ये हेलिक्स नहीं बनाता, जबकि स्टार्च और ग्लाइकोजन हेलिक्स बन जाते हैं, ये हेलिक्स नहीं बनाता, इसीलिए लीनियर अनब्रांच लिखा है। मेन कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल बोलूं इसे, आपकी एनसीईआरटी केमिस्ट्री इसे कहती है मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ प्लांट किंगडम, सही है। और ये वुड में लगभग 50% है, कॉटन में 90% है। तभी तो अपनी एनसीईआरटी कहती है कि कॉटन फाइबर इज सेलुलोज, क्योंकि 90% तो सेलुलोज ही है। अरे प्लांट पल्प से, अरे प्लांट को सड़ा के पेस्ट बनाकर फिर उससे जो पेपर बनाते हैं वो भी तो सेलुलोज ही है, राइट। सेलुलोज से ही बनाया जाता है रेयन फाइबर। रेयन फाइबर बोले तो क्या, आर्टिफिशियल सिल्क, आर्टिफिशियल सिल्क बनाने के काम आता है सेलुलोज, क्लियर है। तो ये सेलुलोज का थ्योरी पार्ट हो गया। बात रही स्ट्रक्चर की, एक बार बीटा डी ग्लूकोज बना के देख लेते, जोड़ लेते हैं, चलो देखते हैं। बीटा डी ग्लूकोज बनाकर जोड़ लेते हैं। तो ये देखो, ये बीटा डी ग्लूकोज बनाएंगे यहां पर, मान लो ये कुछ बीटा डी ग्लूकोज है, ये देख लो भाई, ये बीटा डी ग्लूकोज है, ठीक है, ओके। बीटा डी ग्लूकोज के पहले कार्बन पर क्या होता है, OH ऊपर H नीचे, बस है ना, बाकी तो कॉमन ही है, मतलब HOH, OHH, HOH और CH2OH, यही है बीटा डी ग्लूकोज। बना लेते हैं, OHH, HOH, OHH, HOH, CH2OH, H, ये बीटा डी ग्लूकोज चल रहा है। और ये भी OHH, HOH, OHH, HOH, CH2OH, H। थोड़ी नंबरिंग कर लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स कार्बन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स कार्बन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स कार्बन, राइट। ये लो, अब सुनो, जोड़ देते, पहली यूनिट का पहला कार्बन और दूसरी यूनिट का चौथा कार्बन के बीच बॉन्ड बना देते हैं। तो इधर से OH हटा लो मान लो, और इधर से H2O हट गया, बचा क्या, केवल O। इसका बॉन्ड ऐसे बना देते हैं, ये लो बन गया। बॉन्ड का नाम क्या दोगे, बीटा, बीटा ग्लूकोज है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, सही है ना। तो इसी तरह बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अच्छा ठीक है, इधर भी जोड़ दो, ये लो बन गया बीटा 1,4। तो ये है सेलुलोज, 3 नहीं, अप्रोक्स 6,000 to 10,000 मॉलिक्यूल ऑफ बीटा डी ग्लूकोज ऐसे जोड़ दो, क्या बन जाएगा, सेलुलोज। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था ऑल पॉलीसेकेराइड और नॉन रिड्यूसिंग, हाँ नॉन रिड्यूसिंग ही है, लेकिन एक चीज एनसीईआरटी लिखती है, इसे बोलूं लेफ्ट हैंड, इसे लेफ्ट हैंड बोल देता हूं पॉलीसेकेराइड चेन का, और इसे राइट हैंड, राइट हैंड। तो सुनो, लेफ्ट हैंड में जो ग्लूकोज है उसका पहला कार्बन ही तो रिड्यूसिंग सेंटर है ग्लूकोज का, तो पहला कार्बन रिड्यूसिंग सेंटर है, वो तो बॉन्ड बनने में यूज हो गया, फ्री नहीं है। तो लेफ्ट हैंड को बोलू नॉन रिड्यूसिंग एंड, है ना। लेकिन राइट हैंड पर जो आखिरी ग्लूकोज है उसका फर्स्ट कार्बन फ्री है या नहीं, फर्स्ट कार्बन रिड्यूसिंग सेंटर फ्री है, तो इसे बोलू रिड्यूसिंग एंड, राइट हैंड को रिड्यूसिंग एंड, नहीं पॉलीसेकेराइड को नॉन रिड्यूसिंग ही बोलना है, क्योंकि 6,000 से 10,000 ग्लूकोज में केवल एक का ही तो
फर्स्ट कार्बन फ्री है बस। लेकिन पॉलीसेकेराइड कैसा है? नॉन रिड्यूसिंग। लेकिन लेफ्ट हैंड कैसा है उसका? नॉन रिड्यूसिंग एंड। राइट हैंड कैसा है? रिड्यूसिंग एंड। एनसीईआरटी ने इस लाइन को लिखा है, अब ग्लाइकोजन में समझाया है। तो ग्लाइकोजन हो या कोई भी पॉलीसेकेराइड चेन हो, खुद वो पॉलीसेकेराइड क्या है? नॉन रिड्यूसिंग। लेकिन लेफ्ट हैंड नॉन रिड्यूसिंग और राइट हैंड रिड्यूसिंग एंड है, ये याद रखना है। क्लियर? तो ये हो गया सेलुलोज। अब मैं लेकर आ रहा हूं दूसरा, तीन ही तो मेन है, स्टार्च और ग्लाइकोजन। और अगर स्टार्च हो गया तो ग्लाइकोजन भी हो जाएगा, क्योंकि स्टार्च और ग्लाइकोजन में कोई खास फर्क नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, तो चलिए मैं लेकर आता हूं स्टार्च। मेन स्टोर्ड फूड इन प्लांट है कि नहीं? ये बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है और स्टार्च अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। किसका? अल्फा डी ग्लूकोज का। चलो लेकर आता हूं अब आपके लिए स्टार्च। स्टार्च देखते हैं क्या है स्टार्च के बारे में। ओके, आगे तो ये स्टार्च क्या बोल रहा हूं? पॉलीमर किसका है? अल्फा डी ग्लूकोज का। और आपको पता है स्टार्च इज स्टार्च हैज टू टाइप्स ऑफ चेन। स्टार्च दो तरह की चेन का बना होता है, एक है एमाइलोज और एक है एमाइलोपेक्टिन। तो ध्यान देते रहना भाई। स्टार्च की अगर मैं बात करूं, स्टार्च में दो तरह की चेन है, टू टाइप्स ऑफ चेन है, एक एमाइलोज और एक एमाइलोपेक्टिन। तो पहले मैं एमाइलोज की बात करता हूं। एमाइलोज की अगर बात करूं, ये अनब्रांच्ड है, ये अनब्रांच चेन है और बना है अप्रोक्सीमेटली 202। उधर ना देखना, उधर की वैल्यू थोड़ा अलग है, जो वैल्यू नोट्स में है वही फॉलो करनी है। अनब्रांच चेन है ऑफ अप्रोक्सीमेटली 200 to 1000 molecules of अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज अनब्रांच चेन है। ठीक है, अच्छा थोड़ा समय यहां पर अपना काम कर लो आप, बिल्कुल इधर कुछ नहीं देखना इधर। ठीक है, चलो देखो भाई, एमाइलोज अनब्रांच चेन है ऑफ अप्रोक्सीमेटली 200 to 1000 मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। कोई समस्या तो नहीं है? अब देखो, ये आपके सामने ले आया मैं, अल्फा डी ग्लूकोज है ना, ये पहले कार्बन पर OH नीचे अल्फा, तो ये 200 से 1000 अल्फा डी ग्लूकोज बना दिए। अब इनको जोड़ दो 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। तो सुनो तो ये H2 हटा दो, यहां से OH हट गया, क्या बचा? O। ये लो जोड़ दो, कौन सा बॉन्ड बन गया? यूनिट क्या चल रही है? अल्फा। और पहले का फर्स्ट कार्बन, दूसरे का चौथा कार्बन, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये लो जोड़ दो, ये लो बन गया 200 to 1000 मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा ग्लूकोज अप्रॉक्स, जोड़ दो और बन जाएगा एमाइलोज। अनब्रांच है ये, इसमें ब्रांच नहीं है। और सुनो, ये जो स्ट्रक्चर शुरुआत में बनता है उसे प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं, और जब वो फोल्ड हो जाता है तो फिर क्या बनता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो ये फोल्ड होकर हेलिक्स बना लेता है, फोल्ड करके क्या बना लेता है? हेलिक्स बना लेता है। तो हेलिक्स अगर बना रहा है तो ऐसे देखो ना, ये बना तो ऐसे था लेकिन बाद में फोल्ड होकर ऐसा हो गया, हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना लिया।
हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना लिया। जब आयोडीन सोल्यूशन डालोगे, आयोडीन सोल्यूशन डालोगे तो वो इन हेलिक्स वाले पोर्शन में ट्रैप हो जाएगा। हेलिक्स वाले पोर्शन में आयोडीन ट्रैप हो जाएगा और स्टार्च आयोडीन के बीच रिएक्शन होगा, फुल रिएक्शन होगा, कंप्लीट रिएक्शन होगा और कलर आएगा ब्लू। क्या बोल रहा हूं? जब ब्रांच नहीं है, सिर्फ हेलिक्स बना हुआ है, तो आयोडीन आराम से ट्रैप हो जाएगा इन हेलिकल पोर्शन के बीच और स्टार्च आयोडीन का कंप्लीट रिएक्शन होगा और कलर आएगा ब्लू। तो एमाइलोज कौन सा कलर देता है आयोडीन के साथ? ब्लू कलर। और आपकी एनसीईआरटी केमिस्ट्री कहती है एमाइलोज इज सॉल्युबल इन वाटर। मैं पूरा बोल रहा हूं, सॉल्युबल इन हॉट वाटर। हाँ, एमाइलोपेक्टिन इनसॉल्युबल है। स्टार्च कैसा है? इनसॉल्युबल। बोला था ना सभी पॉलीसैकेराइड इनसॉल्युबल है। हाँ, तो इनसॉल्युबल ही बोलना है। हाँ, एमाइलोज सॉल्युबल है हॉट वाटर में, एमाइलोपेक्टिन इनसॉल्युबल इनसॉल्युबल है, लेकिन सॉल्युबल कौन है? केवल एमाइलोज। अच्छा ठीक है, सुनो तो एमाइलोज की बात हो गई, ब्लू कलर देगा आयोडीन के साथ। अब दूसरा लेकर आ रहा हूं एमाइलोपेक्टिन। यहां कोई समस्या तो नहीं है? एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोपेक्टिन, ध्यान देना, एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन क्या है? ये अनब्रांच नहीं होगा, ये ब्रांच चेन होगी। वही अप्रॉक्स 2000 to 2 लाख मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। ब्रांच चेन है ये। अब पता है ब्रांचिंग होगी आफ्टर एवरी 25 to 30 ग्लूकोज यूनिट। हर 25 से 30 ग्लूकोज के बाद ब्रांचिंग होगी। हर 25 से 30 ग्लूकोज के बाद ब्रांचिंग होगी। कहने का मतलब एमाइलोपेक्टिन में ये चेन तो होगी ही होगी, साथ में ब्रांचेस भी होंगी। अच्छा, ब्रांच मान लो ये 25-30 ग्लूकोज के बाद की यूनिट है, ठीक है, तो यहां पर ब्रांचिंग होनी है। तो देखो कैसे होगा, सभी अलर्ट रहिएगा। ये मान लो, एक सेकंड, कुछ ऐसे देखो, ये ऐसे है, यहां पर ये ब्रांच बना रहा हूं। हाँ, ब्रांच में एक ग्लूकोज थोड़ी ना है, उसमें भी ढेर होंगे। तो सुनो, ये पहला कार्बन है, अल्फा ग्लूकोज है ना, तो HOH HOH, थर्ड कार्बन OHH, चौथे पर HOH, पांचवें पर, पांचवा और छठा यहां पर है। अच्छा, इधर भी HOH HOH OHH HOH CH2OH H, ये एक ब्रांच है, ठीक है। ये नंबरिंग कर देता हूं आगे ताकि क्लियर रहे बात। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। अच्छा देखो, बॉन्ड तो वही है, 1 4 ही रहेगा। मेरा कहने का मतलब ये है, चाहे ब्रांच हो चाहे मेन चेन हो, बॉन्ड तो 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही होगा। लेकिन जहां पर ब्रांचिंग पॉइंट है, जहां पर ब्रांच जुड़ रहा है, वहां पर 1 6 बॉन्ड होगा। देखें कैसे, देखो ना, इधर OH और इधर CH2 का OH, CH2OH इधर OH, ठीक है। तो ऐसा करो ना, इधर से OH हटाओ, इधर से H हटाओ, क्या बचा? केवल O। इस O को यहां जुड़वा दो। कौन सा बॉन्ड है? अल्फा 1 6, अल्फा 1 6, ये कह रहा हूं। तो एमाइलोपेक्टिन ब्रांच चेन है। मेन चेन में कौन से बॉन्ड है? लेबलिंग आएगी बॉन्ड की। तो मेन चेन में 1 4, ब्रांच में भी 1 4, लेकिन ब्रांच जिस जगह पर आकर जुड़ रही है वो 1 6 होगा, बाकी सब 1 4 बॉन्ड हो गए। क्लियर है? और सुनो, ब्रांचिंग हर 25 से 30 ग्लूकोज के बाद हो रही है। हो सकता है ये ब्रांच
में 25 से 30 ग्लूकोज से ज्यादा है तो ब्रांच की भी ब्रांच बनेगी। अगर इस ब्रांच में 25 से 30 ग्लूकोज से ज्यादा है तो ब्रांच की भी ब्रांच बनेगी। समझ रहे हैं? अच्छा, तो ये एमाइलोपेक्टिन है भाई, पूरा ये पूरा जो दिख रहा है अब ये एमाइलोपेक्टिन है और ये भी हेलिकल स्ट्रक्चर बनाएगा। लेकिन हेलिकल स्ट्रक्चर बनाएगा ये, लेकिन ध्यान देना मेरी बात, ये तो ब्रांच है, ये तो ब्रांच है, तो मेन चेन तो हेलिक्स में बदला ही, ये ब्रांच भी हेलिक्स बनाएंगे, मतलब ऐसा होगा, ये देखो, और ब्रांच की ब्रांच है तो वो भी हेलिक्स। ये देखो इतनी ब्रांच, हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन रहा है लेकिन ब्रांच की ब्रांच भी हेलिक्स बनाएगी। बहुत ज्यादा ब्रांचेस हैं जिसके कारण जब आयोडीन डालते हैं वो इन ब्रांचेस में ही उलझा रह जाता है, हेलिक्स में अच्छे से ट्रैप नहीं होता। जब जब ब्रांच हेलिक्स होगा आयोडीन अच्छे से ट्रैप नहीं हो पाता हेलिक्स में, तो स्टार्च और आयोडीन का रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता, इनकम्प्लीट होता है। और जब स्टार्च आयोडीन का रिएक्शन इनकम्प्लीट होगा कलर आएगा रेड। अगर सिर्फ इतना ही था, हेलिक्स था, तो आयोडीन आराम से ट्रैप हो रहा था, स्टार्च आयोडीन का रिएक्शन कंप्लीट होता था, कलर आता था ब्लू। लेकिन जब जब ब्रांच हेलिक्स होगा आयोडीन अच्छे से ट्रैप नहीं होगा इन ब्रांचेस के कारण, तो रिएक्शन ऑफ एमाइलोपेक्टिन और आयोडीन कंप्लीट नहीं होगा। कंप्लीट रिएक्शन नहीं होगा तो कलर क्या आएगा? रेड। सुनो, ग्लाइकोजन भी ऐसे ही बनाता है, ग्लाइकोजन भी ऐसे ही करता है, तो ग्लाइकोजन भी रेड कलर ही देगा आयोडीन के साथ। एमाइलोपेक्टिन रेड देगा, ग्लाइकोजन भी रेड देगा, क्योंकि वो लोग ब्रांच हेलिक्स बनाते हैं। लेकिन एमाइलोज कैसा कलर देगा? ब्लू। और ओवरऑल स्टार्च पूछा जाए तो ब्लू बोलना है। क्या बोलना है? इस ब्लू बोलना है, ध्यान रखना है, ब्लू बोलना है। अच्छा, तो ये स्टार्च हो गया और क्या? और सुनो, एनसीईआरटी की लाइन बोल रहा हूं, एनसीईआरटी कहती है स्टार्च हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है और हेलिक्स में क्या ट्रैप हो जाता है? आयोडीन। और स्टार्च आयोडीन का कलर क्या आ जाता है? ब्लू। लेकिन सेलुलोज हेलिक्स नहीं बनाता, सेलुलोज हेलिक्स नहीं बनाता। याद है मैंने बोला था वो लीनियर है, तो वो तो आयोडीन ट्रैप ही नहीं कर पाएगा, वो तो लीनियर है, तो सेलुलोज और आयोडीन का रिएक्शन नहीं होगा। इसीलिए बोलते हैं सेलुलोज डू नॉट शो आयोडीन टेस्ट, सेलुलोज आयोडीन टेस्ट नहीं दिखाएगा, हाँ स्टार्च दिखाएगा। क्लियर? तो स्टार्च हो गया, चलो मैं ग्लाइकोजन ले आता हूं। ग्लाइकोजन, पता ग्लाइकोजन में ज्यादा कुछ नहीं बोलना है मुझे, क्योंकि जो फोटो आपके सामने है वही ग्लाइकोजन है, देखते रहिएगा। एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, बस पता है क्या फर्क है? एमाइलोपेक्टिन लगभग 2 लाख मॉलिक्यूल का बना है, ग्लाइकोजन लगभग 6 लाख मॉलिक्यूल का बना है। यहां ब्रांचिंग 25 से 30 ग्लूकोज के बाद होती है, वहां 8 से 12 ग्लूकोज के बाद होगी, बस हो गया, बस इतना ही है। फिर भी एक बार देख लेते हैं, हेडिंग तो डाले नहीं, बोलो क्योंकि हेडिंग तक नहीं डाली, हाँ बोले बोले खत्म कर दिया। तो सुनो, अब ग्लाइकोजन की बात करता हूं। हाँ बाकी सब कुछ यही है। देखो भाई, ग्लाइकोजन की अगर मैं बात करूं, ग्लाइकोजन तो क्या बोला मैंने? अप्रोक्स 6 लाख मॉलिक्यूल ऑफ, अप्रोक्स 6 लाख मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज का बना है, अप्रोक्स 6 लाख मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज का बना है। और ब्रांचिंग होगी वहां हर 25 टू 30 ग्लूकोज यूनिट पर होती थी, और यहां होगी ब्रांचिंग आफ्टर एवरी
8 to 12 ग्लूकोज यूनिट। मतलब यहां पर ब्रांचिंग ज्यादा फ्रीक्वेंट है ना। 25 to 30 ग्लूकोज यूनिट के बाद, यहाँ 8 to 12 ग्लूकोज यूनिट के बाद, तो यह ब्रांचिंग ज्यादा फ्रीक्वेंट है। तभी तो ग्लाइकोजन को बोलते हैं हाईली ब्रांच पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, और ये भी ब्रांच हेलिक्स ही बनाएगा, तो ये भी रेड कलर देगा विथ आयोडीन। और बाकी बातें कर लूं, इसे बोलूं कि स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल, स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल, तभी तो इसको एनिमल स्टार्च कहते हैं। और ग्लाइकोजन को जनरली लिवर और मसल्स में स्टोर करते हैं, है कि नहीं? लिवर और मसल्स में स्टोर करते हैं, ज्यादा लिवर में। और सुने, ग्लाइकोजन मेन स्टोर फूड है, पता है किसका? फंजाई का, फंजाई का। ठीक है, और रेड कलर देगा विथ आयोडीन। कोई समस्या तो नहीं है? इतना ही है। और सुनो, और क्या आपकी एनसीईआरटी ने एक काम किया है छोटा सा, वो काम बता दूं। एनसीईआरटी ने क्या किया है, यहां पर एक ऐसे मेन चेन बना दी है। हाँ, फिर ब्रांच की ब्रांच की ब्रांच, इधर भी ब्रांच की ब्रांच की ब्रांच, और फिर क्या किया है, एक इनबॉक्स इधर किया है, एक इधर किया है, और फिर दिखाने की कोशिश की है कि कहां क्या दिखेगा। तो सिंपल है, अगर ये वाले हिस्से में देखोगे तो सिर्फ सीधी चेन मिलेगी बस, और इस वाले में तो मेन चेन भी है और ब्रांच भी है। तो इस वाले हिस्से में क्या दिखेगा आपको? मेन चेन और ब्रांच भी दिखेगी। बोले तो ये हिस्सा दिखेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? सर, तो एनसीईआरटी के डायग्राम से क्वेश्चन क्या बना देंगे? लेबलिंग ऑफ बॉन्ड, लेबलिंग ऑफ बॉन्ड्स। तो याद रखना है, जहां पर ब्रांचिंग पॉइंट है वहां 1,6 है, बाकी हर जगह अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। क्लियर? तो ये ग्लाइकोजन हो गया। क्लियर? तो जो मेन थे होमोपॉलीसेकेराइड हो गए। अब सिर्फ बोलने बोलने वाले बच्चे, चलो देख लेते हैं, आ जाओ देखते हैं। सब सही है? हाँ, हाँ, स्टार्च में दो तरह की चेन पाई जाती है। अगर सीधी चेन है तो एमाइलोज कहेंगे, ब्रांच चेन है तो एमाइलोपेक्टिन कहेंगे। जैसे पोटैटो में, पोटैटो का जो स्टार्च होता है उसमें 20% एमाइलोज होता है, 80% एमाइलोपेक्टिन होता है। ठीक है, डाटा नहीं याद करना है, लिखा है बोल दिया, जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ उतना ही बोल रहा हूं जो आपके काम का है। बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन हल्के ही आते हैं। पिछले साल सेकेंडरी मेटाबोलाइट से कई बार आए हैं, एक्चुअली प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट से, टेबल से उसके। तो चलिए, अब तीसरा तो हो गया, और चौथा लेकर आ रहा हूं काइटिन। काइटिन जो है, याद है आपको सबको, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स में मिलता है और सेल वॉल ऑफ फंजाई में, है ना। तभी तो उसे फंगल सेलुलोज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फंगल सेलुलोज। किसे? काइटिन को। अच्छा, कुछ पुरानी एनसीईआरटी में गड़बड़ दिया था, काइटिन को हेट्रोपॉलीसेकेराइड लिखा था। बाद में एनसीईआरटी वालों ने समझ लिया और फिर उसे होमोपॉलीसेकेराइड कर दिया। ठीक है ना। तो अगर किसी की एनसीईआरटी उस जमाने की है, लिखा हो काइटिन हेट्रोपॉलीमर है, तो उसे होमोपॉलीमर कर देना, है ना। हाँ, ये नहीं कि सर आपने तो होमो पढ़ा दिया, उधर तो हेट्रो दिया है। ठीक है, आओ चलो देखते हैं। तो काइटिन में बस बताना क्या बाकी है, क्या बताना बाकी है वो देखो, कि ये लीनियर पॉलीमर है। क्या? कि ये लीनियर पॉलीमर है ऑफ एनासिटाइल बीटा डी ग्लूकोसामाइन। बस हो गया। लिंक टुगेदर बाई बीटा 1,4
लिंक टुगेदर बाई बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, अब आता ही सर, अब ये जो बोला है ये क्या है, इतना बड़ा नाम लिख दिया। आओ दिखाता हूं, बना के दिखाता हूं। ओके, इधर देखो, सबसे पहले चलो बीटा डी ग्लूकोज बनाते हैं। बीटा डी ग्लूकोज, तो OH H HOH OHH HOH CH2OH H, यही है। फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये बीटा डी ग्लूकोज है। सेकंड पोजीशन में जो OH है, इसको रिप्लेस करके NH2 लगाओ। क्या रिप्लेस करके NH2 लगाओ? लो बन गया, पता है क्या बन गया? बीटा डी ग्लूकोसामाइन। इतना बना दिया मैंने। अब क्या बचा है? एसिटाइल ग्रुप लगाना। तो चलो एसिटाइल ग्रुप भी लगाता हूं। इधर देखो, अरे इसका रिएक्शन कराओ ना, CH3COH से, एसिटिक एसिड से रिएक्शन करा दो। तो इधर से H हटाओ, उधर देखना भाई ध्यान से, केमिस्ट्री चल रही है। इधर से H, इधर से OH, H और इधर से OH, H2 हट गया, लो जोड़ दो, लो बन गया। ये जो फोटो आपके सामने है यही है एन एसिटाइल बीटा डी ग्लूकोसामाइन। ढेर सारे ये जोड़ दो, बाई बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या बन जाएगा? काइटिन। ठीक है, ओके। अगला इनुलिन, एक अकेला पॉलीसेकेराइड जो सॉल्युबल इन वाटर है और थोड़ा बहुत स्वीट इन टेस्ट भी है, राइट? पता है सबसे छोटा स्टोर होने वाला पॉलीसेकेराइड है ये, सबसे छोटा स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। पता है कहां स्टोर्ड फूड के फॉर्म में मिलेगा ये? इन रूट ऑफ डहेलिया एंड आर्टिचोक। जेरूसलम आर्टिचोक कहते हैं पूरा नाम, कोई बात नहीं, जेरूसलम आर्टिचोक कहते हैं। तो रूट ऑफ डहेलिया और आर्टिचोक में ये स्टोर्ड फूड के फॉर्म में मिलेगा। अकेला है जो वाटर सॉल्युबल है, थोड़ा सा स्वीट भी है टेस्ट में। और सुनो, यूज तो आप खुद ही जानते हो मुझसे ज्यादा, जानते हो नहीं जानते हो? अरे GFR चेक करने में नहीं काम आता, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अरे भाई ये हमारी बॉडी में डाइजेस्ट ही नहीं होता, तो जितना खाओगे उतना ही एक्सक्रीट होगा, वो भी यूरिन से। अगर यूरिन से पूरा एक्सक्रीट हो रहा है, इसका मतलब किडनी इज वर्किंग वेल, है कि नहीं? तो ये तो एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ लिया नहीं पूरा? हाँ, तो वहां पर बताया जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट चेक करने के काम आता है। ठीक है, एक और है, पता है कौन सा? डेक्स्ट्रिन। पता है ये कब मिलेगा? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन डाइजेशन। स्टार्च और ग्लाइकोजन का जब डाइजेशन होता है तो ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलता है। और जब इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे ना, तो इससे मिलेगा माल्टोज प्लस ग्लूकोज। माल्टोज याद है? ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल ही तो है। और पता है ये स्टोर्ड फूड के फॉर्म में मिलता है ईस्ट और बैक्टीरिया में। कहां? ईस्ट और बैक्टीरिया में। होमोपॉलीसेकेराइड में अगर आपको किसी को इग्नोर करना है तो इसी को करना। समझ रहे हो मेरी बात? अगर होमोपॉलीसेकेराइड में इग्नोर करना है तो इसको इग्नोर कर सकते हो आप। ठीक है, यहां तक तो आराम से लेके आना, क्योंकि अगर मैं एनसीईआरटी बायो के हिसाब से बायोमॉलिक्यूल बताऊं तो उसमें तो पॉलीसेकेराइड ही सिलेबस में बस, और मोनोसेकेराइड ओलिगोसेकेराइड कहां है एनसीईआरटी बायो में? सिर्फ एनसीईआरटी केमिस्ट्री में ही है। ओके, अच्छा, अब आपको बोझ कम करने जा रहा हूं। हेट्रोपॉलीसेकेराइड, सिर्फ नाम याद करना है, ये पता होना चाहिए कि ये हेट्रोपॉलीसेकेराइड।
नहीं, आप कहोगे तो एक एक लाइन पढ़ के सुना दूंगा, आप सिर्फ इतना याद रखें जो जो मैं बोल रहा हूं। देखो जरा, अगर आपके पास नोट्स या मॉड्यूल जो भी है, हेट्रोपॉलीसैकेराइड में पहला एग्जांपल दिया है, क्या दिया है? हाइल्यूरोनिक एसिड। याद रखो कि हाइल्यूरोनिक एसिड हेट्रोपॉलीसैकेराइड है, पहली बात, और इसे एनिमल सीमेंट कहते हैं, बात खत्म। दूसरा, हेट्रोपॉलीसैकेराइड है कॉन्ड्रोइटिन, सिर्फ नाम कि ये हेट्रोपॉलीसैकेराइड है, ये याद है। फिर पैक्टिन, प्लांट सीमेंट है, ये भी एक हेट्रोपॉलीसैकेराइड है। हेपरिन, ब्लड एंटीकोगुलेंट, ये भी एक हेट्रोपॉलीसैकेराइड। हेमीसेलुलोज, ये भी एक हेट्रोपॉलीसैकेराइड। ठीक है ना? वो सब नहीं याद करना जो बाकी लिखा है कि आइवोरी पाम प्लांट से निकलता है, उससे बिलियर्ड्स बॉल बनाते हैं, आर्टिफिशियल आइवोरी बनाती था ना, कहा, इतना टाइम नहीं है आपके पास। तो हेट्रोपॉलीसैकेराइड में बस इतना पता होना चाहिए कि ये लोग हेट्रो हैं, बस। हाँ, थोड़ा सा बात कर दूं मैं म्यूकोपॉलीसैकेराइड के बारे में। किसके बारे में? म्यूकोपॉलीसैकेराइड के बारे में। आइए देख, हाँ, अरे यार लिखा है, सुन ले एक बार, हो गया। अरे कम से कम जनरल नॉलेज के लिए तो सुन ले, कुछ तो पता रहे। जहां देख, जहां कम करने में खुद ही बोलते जाऊंगा कि ये कम कर दो। अच्छा देखो, म्यूकोपॉलीसैकेराइड ऐसे पॉलीसैकेराइड हैं, म्यूकोपॉलीसैकेराइड जो होते हैं ये स्लाइमी पॉलीसैकेराइड है। स्लाइमी मतलब स्लीपरी से पॉलीसैकेराइड है। दे हैव कैपेसिटी टू बाइंड प्रोटीन एंड वाटर, प्रोटीन और वाटर को आपस में जुड़वा देते हैं। ये स्लीपरी पॉलीसैकेराइड है जो प्रोटीन और वाटर को आपस में जुड़वा देते हैं। तो याद क्या रखना है कि ये स्लीपरी पॉलीसैकेराइड है, खत्म बात। और एक एग्जांपल, प्लांट में सबसे कॉमन एग्जांपल म्यूकोपॉलीसैकेराइड का है म्यूसिलेज। किसी दिन भिंडी को ऐसे तोड़ना, अब पानी में डाल देना, तो स्लीपरी से कुछ निकलता है ना, वो म्यूसिलेज है। क्या है? म्यूसिलेज, म्यूकोपॉलीसैकेराइड। एक दूसरा एग्जांपल दूं, अगार अगार, वो कल्चर मीडियम को सॉलिडिफाई करने के लिए यूज करते हैं ना, रेड एल्गी से निकलता है, जलीडियम ग्रेसिलेरिया से, ये भी म्यूकोपॉलीसैकेराइड। आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ने एक क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गम एंड फेविकोल। तो गम नहीं, वो वाला गम चिपकाने वाला एक, हाँ भाई, एक टेस्ट देने के बाद भी होता है कभी कभी, है ना? तो गम और फेविकोल में, गम जो है नेचुरल म्यूकोपॉलीसैकेराइड है, नेचुरल म्यूकोपॉलीसैकेराइड है, नेचुरल। और जो फेविकोल है ये तो सिंथेटिक है, सिंथेटिक रबर बेस्ड एडहेसिव है, सिंथेटिक रबर बेस्ड एडहेसिव है, रबर बेस्ड एडहेसिव, ये ऐसे है। ठीक है? तो ये एक्चुअली एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में पूछा है, इज फेविकोल डिफरेंट फ्रॉम गम, ऐसे करके क्वेश्चन है एक। तो उसका आंसर है ये कि जो गम है वो नेचुरल म्यूकोपॉलीसैकेराइड है, और फेविकोल तो सिंथेटिक हम बनाते हैं, रबर बेस्ड एडहेसिव है। क्लियर? ओके। तो इस तरह पॉलीसैकेराइड की बात पूरी हुई। अब अपना टारगेट है पूरा लिपिड। एनसीईआरटी ये बस पढ़ाना होता कितना अच्छा होता। लिपिड लगभग, हाँ, लगभग इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा है, लेकिन उसको मुझे अभी पूरी क्लास भर पढ़ाना होगा जितना टाइम बचा है। वो आड़ा तिरछा खूब लिखा है, उतना से समझने के लिए इतना पढ़ना भी तो पड़ेगा, तब समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं लिपिड। आइए, तो ओके, ठीक है, ध्यान से बिल्कुल
लापरवाही नहीं, क्योंकि लिपिड बाद में बहुत तकलीफ देता है। हाँ बिल्कुल बहुत तकलीफ देता है, इसलिए अलर्ट होकर सुनना, ताकि अच्छे से घर में जाकर आज पढ़ भी लेना, ताकि आसान रहे। वैसे मैं सिंप्लीफाई करके बताऊंगा, लेकिन फिर भी ओके। देखिए अभी तो तुम पढ़ना, लिपिड फैट एंड दियर डेरिवेटिव, फैट और उनके डेरिवेटिव को हम लिपिड कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट की तरह ही इनमें भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है। लेकिन याद है कार्बोहाइड्रेट में H रेशो 2:1 था, यहां नहीं होता भाई। क्यों? अरे ऑक्सीजन वेरी लेस होता है, ऑक्सीजन वेरी लेस होता है। एग्जाम्पल के थ्रू दिखाऊं, देखो C6H12O6, CYO निकाल के देखो, HO नहीं CO देखो, 6 कार्बन 6 ऑक्सीजन, 6/6 1/1। अच्छा एक फैटी एसिड लेकर आ रहा हूं, C16H32O2, पामिटिक एसिड। क्या? पामिटिक एसिड। देखो 16 कार्बन 2 ऑक्सीजन 8/1। अब गौर किया आपने, कार्बोहाइड्रेट में जितना कार्बन उतना ऑक्सीजन, इसीलिए रेस्पिरेशन में इनको तोड़ने के लिए ऑक्सीजन कम चाहिए, क्योंकि दे आर ऑलरेडी रिच इन ऑक्सीजन। आप रेस्पिरेशन में पहले कार्बोहाइड्रेट क्यों तोड़ते हो? लिपिड तोड़ो ना, क्योंकि लिपिड कार्बोहाइड्रेट से मोर देन डबल एनर्जी देते हैं। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट जब रेस्पिरेशन में टूटता है, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट जब रेस्पिरेशन में टूटता है, तो आपको 4.0 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। जबकि 1 ग्राम फैट जब टूटता है तो 9.0 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, डबल से ज्यादा दे रहा है एनर्जी। लेकिन चक्कर ये कि कार्बोहाइड्रेट दे आर ऑलरेडी रिच इन ऑक्सीजन, तो बाहर से ऑक्सीजन इनके लिए तोड़ने के लिए कम चाहिए, तो जितना ऑक्सीजन चाहिए ये आराम से हमें मिल जाती है, ठीक है। लेकिन फैट को अगर तोड़ना है तो देखो ना, 6 कार्बन 6 ऑक्सीजन बराबर बराबर, यहां 16 कार्बन के सामने सिर्फ 2 ऑक्सीजन, 16 छोड़ो, C20H40O2 एराकिडिक एसिड है, 20 कार्बन के सामने 2 एक O2 है, C20 कार्बन के सामने O2 है, 2 ऑक्सीजन है, तो दे आर वेरी पुअर इन ऑक्सीजन। इनको अगर रेस्पिरेशन में ऑक्सीडाइज करना है तो यू रिक्वायर हायर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, इसीलिए इनको बाद में तोड़ते हैं, पहले क्या प्रेफर करते हैं हम? कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है? अच्छा दूसरी बात, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, है कि नहीं? एसीटोन, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, तरह तरह के ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। ये मैक्रो मॉलिक्यूल है या माइक्रो? माइक्रो मॉलिक्यूल है, ये पॉलीमर नहीं बनाते, सही है? ओके। हम अपनी बॉडी में मैक्सिमम फूड स्टोर करते हैं फैट के फॉर्म में। किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? फैट के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि सुनो, हमारी बॉडी में हर जगह एक्वस एनवायरनमेंट है, और फैट क्या है? हाइड्रोफोबिक, पानी से डरते हैं लोग, तो अगर इस फॉर्म में स्टोर करोगे ना फूड को, तो ये पानी से डर रहे हैं, तो ढेर सारा फैट कंडेंस्ड फॉर्म में कम जगह में ज्यादा स्टोर हो जाता है, तो इनको स्टोर करने के लिए स्पेस कम चाहिए। प्लांट तो कुछ भी स्टोर कर सकता है, उसे चलना फिरना थोड़ी ना है कि हल्का रहूं ताकि आराम से चल लूं, तो प्लांट तो कुछ भी स्टोर कर लेगा। हमें तो ये भी देखना है कि ऐसे स्टोर करो कि हम हल्के रहे, चल फिर सके, या नहीं कि एक ही जगह अटक गए फिर तो हम मैक्सिमम फूड अपना फैट के फॉर्म में स्टोर करते हैं। क्यों? क्योंकि फैट को स्टोर करने के लिए जगह भी कम चाहिए, लेस स्पेस, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है, तो हाईली कंडेंस फॉर्म में कम जगह में ढेर सारा स्टोर हो सकता है, इसलिए मैक्सिमम फूड किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? फैट के फॉर्म में। क्लियर है? अब थोड़ा सा एनसीईआरटी, मेल्टिंग पॉइंट के बेस पर लिपिड दो तरह के हैं। इसके बेस पर, मेल्टिंग पॉइंट के बेस पर
लिपिड दो तरह के हैं मेल्टिंग पॉइंट के बेस पर, ऑयल एंड फैट। सुनो ध्यान से, बिल्कुल लॉजिकल बातें चलेंगी। ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट लो है, अब लो मेल्टिंग पॉइंट है, और फैट का हाई है, हायर मेल्टिंग पॉइंट। जैसे फैट का एग्जांपल बटर और घी ले लो, बटर और घी ले लो, हायर मेल्टिंग पॉइंट है इनका। अरे तभी तो, अगर बाहर का टेम्परेचर 20 डिग्री भी है, 20 डिग्री भी है, तो भी ये सॉलिड फॉर्म में ही मिलेंगे। मतलब 20 डिग्री पर भी ये सॉलिड है, मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट 20 डिग्री से ज्यादा है। लेकिन सरसों का तेल 10 डिग्री टेम्परेचर है, तब भी लिक्विड ही मिलेगा, मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट 10 डिग्री से भी कम हो गया है कि नहीं। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट लो है, सो दे रिमेन एज ऑयल इवन ड्यूरिंग विंटर, लिक्विड ही रहेगा। और एनसीईआरटी ने ऑयल का एग्जांपल चाहती तो मस्टर्ड ऑयल दे देती, नहीं ऐसे थोड़ी ना देना है। एग्जांपल दिया है जिंजली ऑयल। अब ढूंढते रहो क्या है, सीसेम ऑयल, बोले तो तिल का तेल। सीसेम ऑयल लिख देते तो भी लोग समझ जाते कि तिल का तेल है, जिंजली ऑयल लिखा है, आप ढूंढते फिरो क्या है। ठीक है, तो तिल के तेल का एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी ने, जिंजली ऑयल। ओके, मेल्टिंग पॉइंट के बेस पर दो है, ऑयल और फैट। लोअर मेल्टिंग पॉइंट वाला ऑयल और हायर वाला फैट, ठीक है। अच्छा, अब मैं लिपिड को शुरू कर रहा हूं। अभी ये सब इंट्रोडक्शन की बात थी, अब सभी अलर्ट रहिएगा, ध्यान से समझिएगा सारी बातें। ओके ठीक है, देखो सभी ध्यान दें। अब देखो भाई, कंपोजिशन के बेस पर या बोलो स्ट्रक्चर के बेस पर लिपिड तीन तरह के हैं, सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड या कंजुगेटेड लिपिड। सिंपल लिपिड, दूसरा कंपाउंड लिपिड या कंजुगेटेड लिपिड, तीसरा डिराइव्ड लिपिड। सबसे पहला पढ़ने जा रहे हैं हम सिंपल लिपिड, और सिंपल लिपिड के अंदर दो आएंगे, न्यूट्रल फैट और वैक्स। सिंपल लिपिड के अंदर कौन आएगा, न्यूट्रल फैट और वैक्स। जब तक वैक्स हेडिंग ना डालू तब तक सिंपल लिपिड का न्यूट्रल फैट ही चल रहा है। तो सिंपल लिपिड की बात करते हैं। पहले तो एनसीईआरटी ही लेकर आऊंगा आपके सामने, ध्यान देते रहिएगा। देखो, और फैट एंड देयर डेरिवेटिव मिलाकर लिपिड। अच्छा सुनो, पहला लेकर आ रहा हूं सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड में कौन सा, न्यूट्रल फैट। ध्यान देना अब, अरे ये होते क्या है सिंपल लिपिड, इधर बिल्कुल अलर्ट होकर, क्योंकि एनसीईआरटी टच हो रही है अभी यहां पर। सिंपल लिपिड होते हैं, किसके बने होते हैं, लॉन्ग चेन फैटी एसिड एंड अल्कोहल। जोड़ दो, अरे एसिड और अल्कोहल किससे जुड़ेगा, एस्टर बॉन्ड से, लो बन गया सिंपल लिपिड। लॉन्ग चेन फैटी एसिड और अल्कोहल जोड़ दो, लो बन गया सिंपल लिपिड, ठीक है। अच्छा सर, अल्कोहल कौन सा, एनसीईआरटी लिखती है मेजॉरिटी ऑफ सिंपल लिपिड में अल्कोहल के नाम पर होता है 3 OH वाला शुगर अल्कोहल, 3 OH वाला शुगर अल्कोहल, ग्लिसरॉल, ट्राई हाइड्रोक्सी शुगर अल्कोहल, ग्लिसरॉल। ये देखो CH2OH, CHOH, CHO2OH, ये मेजॉरिटी ऑफ सिंपल लिपिड में अल्कोहल ये है। ग्लिसरॉल केमिकल नेम देना हो तो बोल दूं, 3 OH ट्राई हाइड्रोक्सी, और 3 कार्बन है तो प्रोपेन। तो मोस्ट ऑफ द सिंपल लिपिड में जो अल्कोहल है वो ये होगा, ग्लिसरॉल। अब बच्चा सर फैटी एसिड की भी बात कर लो, हाँ कर रहा हूं। देखो फैटी एसिड को ऐसे नहीं लिख सकता क्या मैं, COH से R जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा है, COH से R जुड़ा हुआ है। R क्या हो सकता है,
आर हो सकता है, आर हो सकता है, एनसीईआरटी लिखती है मिथाइल ग्रुप, C2H5 इथाइल ग्रुप, या हायर नंबर ऑफ CH2, क्या हायर नंबर ऑफ CH2, 1 to 19 कार्बन, आर कुछ भी हो सकता है। अरे फैटी एसिड तो यही है, आर और CH जोड़ दो क्या बन जाएगा, फैटी एसिड। अच्छा एग्जाम्पल दो, एनसीईआरटी के ही, अलग से कुछ नहीं। पामिटिक एसिड, पामिटिक एसिड होता है C16H32O2, और एनसीईआरटी ने जो दूसरा एग्जाम्पल दिया है वो है रैकिडोनिक एसिड C20H32O2। अब आप बोलोगे सर यहां RCOH तो दिख ही ना रहा, रुको बनाते हैं। ऐसा करो, इधर 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 एक कार्बन हाइड्रोजन निकाल लो, एक कार्बन हाइड्रोजन निकाल लो, तो एक कार्बन हाइड्रोजन निकाल लिया तो क्या हो गया, C15H31। क्या क्या निकाला था आपने, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन, ये अलग रख दो, और ये दो O बन गया ना, ये रहा R, अब वो रहा COH। सही है। इसी तरह इसको बनाओगे तो C19H31 COH, ये रहा R, ये रहा COH। छोटी छोटी बातें हैं, आप तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेवल की चीजें पढ़ते हो, ये तो छोटी छोटी बातें आपके लिए। अच्छा सुनो, हाँ हाँ और क्या, फिर भी एनसीईआरटी ने लिखा है कि पामेटिक एसिड में 16 कार्बन है इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन, है ना, और एराकिडोनिक एसिड में 20 कार्बन है इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन। सही है या नहीं। अच्छा तो फैटी एसिड, अल्कोहल, थोड़ी देर बाद फैटी एसिड में फिर से आऊंगा, दो टाइप पढ़ेंगे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। लेकिन एक बार ये रिएक्शन करके देख लेते हैं ना, ये दोनों को जोड़ के देख लेते हैं एस्टर बॉन्ड बनाकर, किसको किसको, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। ठीक, और दिखाता हूं। हाँ ग्लिसरॉल्डिहाइड से डिराइव हुआ ना, देखो ना ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या था, है ना, ग्लिसरॉल्डिहाइड उसी से बना है ना ये, इसीलिए CH2H। अच्छा बना के दिखा दूं तुझे, ले CHO CHOH CH2OH, यही है ना। अब इसका तू रिडक्शन करा दे, 2H दे दे इसको, रिडक्शन करा तो एक H यहां लग जाएगा, एक यहां लग गया, ले तैयार हो गया ग्लिसरॉल्डिहाइड से ग्लिसरॉल। किसी भी एल्डिहाइड वाले शुगर का जब रिडक्शन कराओगे तो शुगर अल्कोहल ही बनेगा। जैसे ग्लूकोज का ऐसे ही करा दो तो सॉर्बिटॉल नाम का शुगर अल्कोहल बन जाएगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड से ग्लिसरॉल नाम का अल्कोहल बन गया। कहां लेके आ रहे हैं मुझे, ठीक है अभी फिर आ लो वापस आ, ठीक है भाई। देखो जिस चीज की जरूरत है, ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो मैं नहीं बताऊंगा, जो यूजलेस होगा क्यों डिस्कस करना। ओके ठीक है, इधर आओ, एक बार रिएक्शन देखते हैं, ये वाला रिएक्शन वाइज देखते हैं। हाँ तो देखो भाई, ये ग्लिसरॉल अल्कोहल CH2OH CHOH CH2OH, मान लो मैंने एक फैटी एसिड से रिएक्शन कराया RCOH, रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रहा है। अब एसिडिक मीडियम में होगा, देखो ना ये एसिड है ये अल्कोहल है, बॉन्ड तो एस्टर बॉन्ड ही बनेगा। अब एसिड और अल्कोहल रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रहा था, यहां से क्या निकलेगा, एसिड से OH, इधर से H2O निकलेगा। ध्यान से सुनो, ग्लिसरॉल से अगर एक फैटी एसिड हटाओगे, एक फैटी एसिड जोड़ोगे, ग्लिसरॉल से अगर एक फैटी एसिड जोड़ोगे तो एक H2O निकलेगा, और जो बन के सामने आएगा उसे मोनोग्लिसराइड कहेंगे। क्या कहेंगे, मोनोग्लिसराइड। चलो ना दो फैटी एसिड जोड़ते हैं,
और अगर दो फैटी एसिड जोड़ दिया तो दो H2O निकलेंगे ना, और जो बन के आएगा उसका नाम डाईग्लिसराइड। और अगर तीन फैटी एसिड जोड़ दिया तो, है ना, तो तीन H2O निकलेंगे और जो बन के आएगा उसका नाम होगा ट्राईग्लिसराइड। तो ये जो मोनोग्लिसराइड, अरे एक फैटी एसिड जोड़े तो मोनोग्लिसराइड, दो फैटी एसिड जोड़े तो डाईग्लिसराइड, तीन जोड़े तो ट्राईग्लिसराइड, राइट। अच्छा, तो क्या बन के आया देखो तो, CH2O C डबल बॉन्ड O R, बना ना एस्टर बॉन्ड। इसी तरह CHO C डबल बॉन्ड O R और CH2O C डबल बॉन्ड O R, देखा आपने। और ये जो बना तीन फैटी एसिड जोड़े थे, इसलिए क्या नाम है इसका, ट्राईग्लिसराइड। मोनोग्लिसराइड हो या डाईग्लिसराइड हो या ट्राईग्लिसराइड हो, सब न्यूट्रल फैट है। क्या है, न्यूट्रल फैट। बोलो ना, सिंपल लिपिड का भी पहला टाइप चल रहा है न्यूट्रल फैट। क्लियर, ओके। देख लिया, लॉन्ग चेन फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जोड़ के बना लिया हमने सिंपल लिपिड, कौन सा, न्यूट्रल फैट। क्लियर है भाई, कोई समस्या तो नहीं है। अच्छा, अब मैं क्या करने वाला हूं, फैटी एसिड के दो टाइप है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। एक बार थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद सिंपल लिपिड का दूसरा टाइप वैक्स पढ़ेंगे, ठीक है। आ जाओ देखते हैं, सभी ध्यान दीजिएगा क्या बताने जा रहा हूं। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बीच में डिफरेंस देखो। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बीच में डिफरेंस, हाँ ध्यान देते रहना भाई, छोटी छोटी बातें हैं। कुछ बोलना चाह रहा है। सैचुरेटेड फैटी एसिड में सिंगल सिंगल बॉन्ड होंगे और अनसैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड के साथ साथ डबल बॉन्ड भी दिख जाएंगे। सही है कि नहीं। दूसरा सुनो, हमारी बॉडी को जितना सैचुरेटेड फैटी एसिड चाहिए वो हमारी बॉडी खुद ही बना लेती है, तो फूड के साथ लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए इसे नॉन इसेंशियल फैटी एसिड भी कहते हैं। और ये वाला बॉडी नहीं बना पाती, इसलिए फूड के साथ लेना जरूरी है। इसलिए क्या बोलोगे, इसेंशियल फैटी एसिड। तीसरा, सैचुरेटेड फैटी एसिड बोलूं सॉलिड होंगे एट रूम टेम्परेचर। अरे जिन लिपिड में सैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होगा वो सॉलिड होंगे। जैसे बटर और घी में सैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा है, तभी तो वो सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे। अब बोलूं ये मोस्टली एनिमल फैट से मिलेगा। अरे एनिमल से ही तो बटर घी मिलेगा। ये जिन लिपिड में अनसैचुरेटेड ज्यादा है वो तो लिक्विड होंगे रूम टेम्परेचर पर, लिक्विड होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ऑयल। अरे अगर कोकोनट ऑयल भी है तो रूम टेम्परेचर तो पर तो वो भी लिक्विड ही होता है कि नहीं। अच्छा, और ये कहां से मिलेंगे, प्लांट फैट से, प्लांट से ही तो मिलेंगे ये ऑयल। एक और सेहत वाली बात सुनो, ये मेटाबॉलिकली लेस रिएक्टिव है। क्या, मेटाबॉलिकली लेस रिएक्टिव है। सो दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन, ज्यादा रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करते। क्यों, क्योंकि ये मेटाबॉलिकली लेस रिएक्टिव है। अब जब रिएक्टिव नहीं है ज्यादा तो एक ही जगह जाके डिपॉजिट हो जाता है, और क्या कराएंगे, ओबेसिटी। अब भाई रिएक्टिव नहीं है तो जमा हो जाएगा कहीं, और जमा हो जाएगा तो ओबेसिटी आ जाएगा।
लीवर में जाकर इनसे कोलेस्ट्रॉल भी बन जाता है। तो एक तो ओबेसिटी आ गई, कोलेस्ट्रॉल के कारण हाई ब्लड प्रेशर, तरह तरह की हार्ट रिलेटेड बीमारियां आ जाएंगी, राइट। और इधर मेटाबॉलिकली ज्यादा रिएक्टिव है, रिएक्शन करती रहती है, स्टोर नहीं होती ज्यादा ये, इनके कारण ओबेसिटी नहीं होगा, ना इनसे कोलेस्ट्रॉल बनता, मतलब इनके कारण ना हाई बीपी ना हार्ट रिलेटेड बीमारियां होंगी। इसलिए बटर घी खाओ, लेकिन उतना खाओ, ऐसे नहीं कि कुछ लोग रोटी में जैम की तरह लगा के खाते हैं, ऐसे नहीं खाना चाहिए। बस एक पतली सी लेयर, थोड़ा सा टेस्ट आना चाहिए, फ्लेवर आना चाहिए, बस, और कुछ नहीं। समझ गया मेरी बात? हाँ हाँ, बस वही। ओके, आखिरी बात, यहां पर इनका जनरल फॉर्मूला है CnH2nO2। ध्यान से बिल्कुल, इनका जनरल फॉर्मूला है CnH2nO2। जैसे देखो ना, पामेटिक एसिड, फॉर्मूला ना याद रखो, बस याद रखो इसमें 16 कार्बन है, फॉर्मूला खुद ही बन जाएगा C16H32O2। इसी तरह स्टीयरिक एसिड 18 कार्बन है, फॉर्मूला खुद ही बन जाएगा C18H36O2 जनरल फॉर्मूला से। एराकिडिक एसिड, एराकिडोनिक नहीं, एराकिडिक 20 कार्बन, फॉर्मूला खुद ही बन जाएगा C20H40O2। अनसैचुरेटेड वाले का जनरल फॉर्मूला, इनका जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2xO2। पता है X क्या है? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। मतलब पता है, इधर दो चीजें याद रखनी होगी। क्या? एक तो कितने डबल बॉन्ड है और कितने कार्बन। इधर देखो, एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर ओलिक एसिड है, 18 कार्बन है इसमें, और 1 डबल बॉन्ड है, डीबी मतलब डबल बॉन्ड है। लिनोलिक एसिड, इसमें भी 18 कार्बन है, 2 डबल बॉन्ड है, ये चीज याद होनी चाहिए। लिनोलिनिक एसिड, इसमें भी 18 कार्बन है और 3 डबल बॉन्ड है। और एराकिडोनिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड, इसमें 20 कार्बन है और 4 डबल बॉन्ड है। अगर इतना पता है तो फॉर्मूला तो खुद ही बन जाएगा। एक का बना के देखे, चलो एराकिडोनिक का बना के देखते हैं। एराकिडोनिक का CnC20H40 माइनस 2 इंटू नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, बोले तो 2 इंटू 4 O2, तो कितना हो गया? C20H32O2। तो फॉर्मूला तो वैसे ही बन जाएगा, बस क्या पता होना चाहिए? अरे ऊपर के 3 में तो 18 ही कार्बन है, एक में ही तो 20 कार्बन है, और डबल बॉन्ड याद रखना है। सुनो जरा, जिन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में सिंगल डबल बॉन्ड होता है उन्हें कहते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। एक डबल बॉन्ड तो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोले तो मूफा। और जिनमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है उन्हें पूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। फूफा नहीं, पूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्लियर? ओके, क्लियर है? अच्छा, तो सुनो, सिंपल लिपिड वाला पार्ट कौन सा? न्यूट्रल फैट हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा वैक्स के बारे में बताता हूं। सिंपल लिपिड में एक है वैक्स, इसकी बात सुनो जरा ध्यान से, बिल्कुल छोटा सा है ये, फिर मैं कंपाउंड लिपिड लेकर आता हूं। देखिए वैक्स, अलर्ट रहिएगा। वैक्स क्या है? अरे कुछ नहीं, यहां पर 3 फैटी एसिड नहीं होंगे, एक फैटी एसिड होगा, और 3 OH वाला अल्कोहल नहीं होगा, एक OH वाला अल्कोहल होगा। मतलब मेरा कहने का ये है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड
एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ 3 OH वाला अल्कोहल नहीं, मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल मतलब एक OH वाला अल्कोहल। अरे जब OH एक है तो एक ही एसिड से जुड़ पाएगा ना, तो भाई वाटर माइनस करो और बन जाएगा वैक्स। बोलू मोनो एस्टर, एक ही तो एस्टर बॉन्ड बनेगा ना इनमें। अरे एक फैटी एसिड एक मॉलिक्यूल अल्कोहल जुड़कर क्या बनेगा, एक ही एस्टर बॉन्ड आएगा, इसलिए वैक्स को क्या बोलते हैं अपन, मोनो एस्टर। एक ही OH वाला अल्कोहल, ग्लिसरॉल नहीं होता वैक्स में, एक OH वाला अल्कोहल होगा, एक फैटी एसिड होगा, जुड़ के क्या बन जाएगा, वैक्स, मोनो एस्टर। और एक एग्जांपल दूं आपको वैक्स का, स्पर्मेसिटी, ये मिलता है स्कल ऑफ व्हेल एंड डॉल्फिन में। और सुनो, वैक्स हम में भी, एनिमल्स में भी स्किन पर, हेयर पर वाटर इनसॉल्युबल कोटिंग बनाता है। प्लांट्स में भी लीव्स, फ्लावर, फ्रूट पर वैक्स क्या करता है, वाटर इनसॉल्युबल कोटिंग बनाता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। क्लियर है? तो सिंपल लिपिड में अभी तक क्या पढ़ रहे थे, न्यूट्रल फैट। दूसरा क्या हो गया, वैक्स। अब मैं क्या बताऊंगा आपको, कंपाउंड लिपिड। कंपाउंड लिपिड क्या है वो देखना, बिल्कुल फोकस रखना भाई, क्योंकि डिराइव लिपिड बिल्कुल छोटा है और कंपाउंड लिपिड थोड़ा सा समझने का है। अगर नहीं समझा तो गड़बड़ हो जाएगी बात में, इसलिए अलर्ट रहे और ध्यान से देखें। देखो, कंपाउंड लिपिड या कॉन्जुगेटेड लिपिड, अरे सिंपल लिपिड में क्या क्या था, फैटी एसिड प्लस अल्कोहल, इनमें भी है, प्लस कोई एडिशनल ग्रुप है। अगर वो एडिशनल ग्रुप फॉस्फेट है तो कंपाउंड लिपिड का नाम फॉस्फोलिपिड, और एडिशनल ग्रुप शुगर है तो ग्लाइकोलिपिड। कंपाउंड लिपिड यही है। अरे भाई जैसे पिछले वाले में फैटी एसिड अल्कोहल था, इसमें भी फैटी एसिड और अल्कोहल है, फैटी एसिड अल्कोहल इसमें भी है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा। अब एक्स्ट्रा अगर फॉस्फेट है तो फॉस्फोलिपिड, और अगर एक्स्ट्रा शुगर है तो ग्लाइकोलिपिड। मतलब कंपाउंड लिपिड के 2 टाइप पढ़ ले, फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड। पहले कौन सा बताने जा रहा हूं, फॉस्फोलिपिड। आओ दिखाता हूं आपको। सबसे पहले फॉस्फोलिपिड, या फॉस्फोलिपिन भी कहते हैं, या फॉस्फेटाइड भी कहते हैं, या फॉस्फोग्लिसराइड भी कहते हैं। और सुनना, मोस्ट अबंडेंट लिपिड इन प्रोटोप्लाज्म फॉस्फोलिपिड ही है। आप लोग सेल बायो में जब फॉस्फोलिपिड बनाते हो तो ऐसे बना के बैठ जाते हो, है ना, एक ऐसे सर्कल बनाया और फिर ऐसे करके ये बना के बैठ जाते हो, रहा फॉस्फोलिपिड। ठीक, इसको बोल देते हो हाइड्रोफिलिक या पोलर, हाइड्रोफिलिक या पोलर हेड, और इसे बोल देते हो हाइड्रोफोबिक या नॉन पोलर टेल। यही बोलते हो ना। अच्छा, आज थोड़ा सा इसको इलॉबरेट करते हैं, इधर ध्यान देना, लापरवाही करोगे तो गया फिर। ठीक है, फॉस्फोलिपिड, क्योंकि ये सेल बायो में भी काम आएगा। देखो, ग्लिसरॉल पे 3 कार्बन होते हैं, ग्लिसरॉल पे 3 कार्बन होते हैं। 3 कार्बन में से 2 कार्बन जुड़ जाते हैं फैटी एसिड से। ये बना के भी दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में स्ट्रक्चर। ग्लिसरॉल के 2 कार्बन फैटी एसिड से जुड़े, कितना बचा कार्बन, एक कार्बन जो बचा उससे जुड़ता है फॉस्फोरिक एसिड, और फॉस्फोरिक एसिड से जुड़ता है नाइट्रोजनस कंपाउंड। यह है मामला। ग्लिसरॉल के 3 कार्बन है, 3 कार्बन में से 2 कार्बन किससे जुड़ेंगे, फैटी एसिड से, और जो 1 कार्बन है उसे कौन जुड़ेगा, नाइट्रोजनस कंपाउंड नहीं, फॉस्फोरिक एसिड, और फॉस्फोरिक एसिड से जुड़ता है नाइट्रोजनस कंपाउंड। और सुनो, ये जो हेड है ना, ये रहा, और सुनो, ये ग्लिसरॉल जंक्शन में होगा, यहां पर लोकेट कर रहा हूं कौन कहां है। ग्लिसरॉल तो बेचारा हेड और टेल के बीच जंक्शन में है,
तो ग्लिसरॉल को मैंने जंक्शन पे बना दिया और फॉस्फेट और नाइट्रोजनस कंपाउंड ये रहे और दो फैटी एसिड जो है वो ये रहे। ठीक। और सुनो, जो फैटी एसिड सीधी दिख रही है ना आपको, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड। क्या है ये? सैचुरेटेड फैटी एसिड। और जो थोड़ा बेंड है ना, ये बेंड इसीलिए हुआ है क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड है। आप सब जानते हैं डबल बॉन्ड के कारण एक किंक या बेंड आ जाता है। डबल बॉन्ड के कारण एक किंक या बेंड आ जाता है। तो जो फैटी एसिड आपको थोड़ा सा बेंड दिख रही है, मतलब वो अनसैचुरेटेड है। डबल बॉन्ड के कारण ही वो बेंड हुई है। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मतलब ऐसे जब बनाओ तो आपको फीलिंग आनी चाहिए कि जो लंबा बना दिया वो सैचुरेटेड फैटी एसिड है, जो थोड़ा बेंड कर दिया वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। और गोले में कौन है? फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनस कंपाउंड, जंक्शन में ग्लिसरॉल है। ये है फॉस्फोलिपिड। आप गौर कर रहे हो, फॉस्फोलिपिड में हाइड्रोफिलिक हिस्सा भी है, हाइड्रोफोबिक हिस्सा भी है, मतलब ये एम्फीपैथिक है। और क्योंकि एम्फीपैथिक है इसीलिए तो सेल मेम्ब्रेन में दो लेयर है। सोचो, अगर फॉस्फोलिपिड की एक लेयर होती तो सेल के बाहर पानी और सेल के अंदर भी पानी। तो बाहर तो पानी है तो हाइड्रोफिलिक हेड के टच में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये बेचारा हाइड्रोफोबिक टेल तो बेचारा हमेशा स्ट्रेस में रहता। हाइड्रोफोबिक टेल तो स्ट्रेस में रहता ना, वाटर के कांटेक्ट में रहता वाटर के। तो इसीलिए तो फॉस्फोलिपिड की दो लेयर बना दी। सेल के बाहर पानी है तो कौन टच में है? हाइड्रोफिलिक हेड। सेल के अंदर पानी है तो कौन टच में? हाइड्रोफिलिक हेड। कोई समस्या ही नहीं। और बेचारा हाइड्रोफोबिक टेल आराम से पानी से बचा हुआ छिपा बैठा है कि नहीं? देखो, फॉस्फोलिपिड के 3 एग्जाम्पल बताना है मुझे, जिसमें से एक को डिटेल में देखना है। दो बाकी जो दो है उनके बारे में एक एक लाइन याद करवाऊंगा, उतना ही करवा रहा हूं जो आपको चाहिए। फॉस्फोलिपिड का कौन सा स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में? लेसिथिन है या नहीं? तो आ जाओ, लेसिथिन को आज तक आपने फोटो देख ली है एनसीईआरटी में, आज बनता हुआ दिखाता हूं आपको लेसिथिन। इधर देखना, ये सब बना हुआ है नोट्स में भाई। क्या दिखा रहा हूं आपको? बनता हुआ लेसिथिन, फॉस्फोलिपिड का एग्जाम्पल लेसिथिन। चलो देखते हैं लेसिथिन। देखो इधर लेसिथिन। अरे लेसिथिन का दूसरा नाम है फॉस्फेटिडिल कोलीन। अब पता है, एक्चुअली लेसिथिन में नाइट्रोजिनस कंपाउंड होता है कोलीन। क्या होता है? कोलीन लेसिथिन में। आओ बना के दिखाता हूं, ध्यान देना। ये रहा ग्लिसरॉल, CH2OH, CHOH, CH2OH, ग्लिसरॉल। 2 कार्बन से क्या बोला था? फैटी एसिड जुड़ेगा। लो जुड़वाता हूं, 2 कार्बन से फैटी एसिड जुड़वा रहा हूं। R1COH, दूसरे पर R2COH जुड़वा दिया, 2 कार्बन पर फैटी एसिड। तीसरे पर कौन इधर देखो भाई, तीसरे कार्बन पर क्या जुड़वाना है? हाँ बिल्कुल, तीसरे पर जुड़वाना है फॉस्फोरिक एसिड, है ना? आ जाओ दिखाता हूं। ये रहा फॉस्फोरिक एसिड, P डबल बॉन्ड हो, OH 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 बन गया ना, H3PO4। देखो तीसरे कार्बन पर कौन जुड़ रहा है? फॉस्फोरिक एसिड। और उससे कौन जुड़ता है? नाइट्रोजनस कंपाउंड कोलीन। जुड़वाऊं कोलीन को? कोलीन के भी दर्शन कर लो कैसा दिखता है। इधर देखो अच्छे से, CH2 CH2OH, ये देखो CH2 CH2OH, और इधर N प्लस CH3 CH3 CH3। ये जो फोटो आपको दिख रही है यही कॉलीन है। वो बात अलग है कि आपकी एनसीईआरटी में एक छोटा सा करेक्शन है, N पर प्लस नहीं लगा, लगा होना चाहिए। अब इतने समझदार तो हो ही ना आप कि भाई
N तो 3 बॉन्ड ही बनाता है, चौथा बना रहा है तो वो तो प्लस के बाद ही बन सकता है। सब कुछ हाजिर है आपके सामने, जोड़ना शुरू करें, आ जाओ, आपके सामने जुड़ रहा है अब ये जो बोला था वो। देखो, पहला H2O हटा, पहला H2O हटा, दूसरा H2O, और तीसरा H2O, चौथा H2O। अब जोड़ के लिख दो जो बचा। लो, तैयार हो गया लेसिथिन। यही है लेसिथिन। मतलब मैं चाहूं तो ये देखो, इधर डायग्राम इधर दिखा देता हूं, माइनस क्या हुआ है, 4H2O। मतलब आपको ये भी पता चल गया इसी बहाने कि फॉस्फोलिपिड बनते समय 4H2O रिलीज होते हैं। ट्राइग्लिसराइड बनते समय 3H2O निकले थे, इसके बनते समय 4H2O निकले। अच्छा चलो जोड़ के क्या दिखे, कैसा दिखेगा, CH2O, C डबल बॉन्ड O, R1, CH, उधर लिखो या इधर, कोई बात नहीं, O, C डबल बॉन्ड O, R2, सही है। और इधर CH2O, P डबल बॉन्ड O, OH, O, CH2 N प्लस CH3 तो एनसीईआरटी में तो आप सिर्फ फोटो देखते हो, आज मैंने लेसिथिन बनता हुआ दिखा दिया आपको। जब बनता हुआ देख लिया तो मेमोरी में लंबे समय तक रहेगा, भूल गए तो जोड़ के रख लोगे अपने आप। ये है लेसिथिन। दूसरा फॉस्फोलिपिड बता रहा हूं, कॉलिन। तो लेसिथिन क्या था, फॉस्फेटिडिल कॉलिन। अब दूसरा लेकर आ रहा हूं, सिफेलिन। एक एक लाइन याद रखना है। पता है इसका नाम क्या है, फॉस्फेटिडिल इथेनोलामाइन। नाम से ही पता चल गया है कि नहीं, क्या कि यहां पर नाइट्रोजनस कंपाउंड होगा इथेनोलामाइन। थोड़ा गौर करिएगा, लेसिथिन और सिफेलिन का स्ट्रक्चर कॉपी पेस्ट है, बस कॉलिन को उठाकर हटाओ और इथेनोलामाइन लगा दो। अच्छा, अगर आप बोलो सर इथेनोलामाइन की भी फोटो दिखा दो, तो CH2 CH2OH NH2, दिस इज इथेनोलामाइन। मतलब ये कॉलिन वाला हिस्सा उठा के फेंक दो और इसकी जगह ये लगा दो, सिफेलिन बन गया। क्लियर है? नहीं, स्ट्रक्चर कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ क्या याद रखना है, इसमें नाइट्रोजनस कंपाउंड बिल्कुल लेसिथिन जैसा है ये, बस नाइट्रोजनस कंपाउंड कॉलिन की जगह क्या है, इथेनोलामाइन। इतना तो याद रहेगा। एक और तीसरा, उसमें भी एक ही लाइन याद रखना है, स्फिंगोलिपिड। पता है, ये भी बिल्कुल लेसिथिन जैसा है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट, बस अल्कोहल बदल दो इस बार, ग्लिसरॉल हटा लो, ग्लिसरॉल की जगह एक ऐसा अल्कोहल लगाओ जिसमें अमीनो ग्रुप भी है। पता है उस अल्कोहल का नाम क्या है, स्फिंगोसीन। कौन सा अल्कोहल, स्फिंगोसीन, 18 कार्बन है। अरे लेसिथिन को एज इट इज रहने दो, बस नाइट्रोजन कंपाउंड बदल दो, कॉलिन की जगह क्या लगा दो, इथेनोलामाइन, तो क्या बन जाएगा, सिफेलिन। और अगर सब कुछ वही रहने दिया जाए, बस अल्कोहल ग्लिसरॉल की जगह 18 कार्बन वाला अल्कोहल लगा दिया जाए, तो स्फिंगोलिपिड बन जाएगा। ठीक है, और ये मिलेगा कहां, माइलिन शीथ ऑफ नर्व्स में। कहा, माइलिन शीथ ऑफ नर्व्स में। क्लियर हो गया ये? अच्छा, दूसरी बात, ये फॉस्फोलिपिड के एग्जाम्पल हो गए। अब बारी आई, बोला था ना एडिशनल ग्रुप अगर फॉस्फेट है तो फॉस्फोलिपिड, और एडिशनल ग्रुप अगर शुगर है तो क्या, ग्लाइकोलिपिड। तो ग्लाइकोलिपिड देखो, तो ग्लाइकोलिपिड, इधर सुनो, अरे कुछ नहीं, ये तो और भी छोटा है, देखो, अरे एक मॉलिक्यूल फैटी एसिड जोड़ दो पिछले वाले अल्कोहल से, कौन सा था, स्फिंगोसीन, और जोड़ दो गैलेक्टोज नाम का शुगर, लो बन गया ग्लाइकोलिपिड, हो गया क्या,
स्फिंगोसिन अल्कोहल से एक फैटी एसिड जोड़ दो, एक शुगर गैलेक्टोज जोड़ दो, बन गया ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, और आपको याद है ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन जो सेल सरफेस पर होते हैं वो सेल रिकॉग्निशन में मदद करते हैं। अच्छा, हमारे नोट्स में तो एग्जाम्पल है ग्लाइकोलिपिड के सेरेब्रोसाइड और गैंग्लियोसाइड। कहां पाए जाते हैं याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे नोट्स में मैंने लिख दिया है कि ये व्हाइट मैटर ऑफ ब्रेन में मिलता है और ये नर्व गैंग्लिया और स्प्लीन में मिलता है। कोई जरूरत नहीं है, बस इतना ही याद रखो जितना दिख रहा है। एग्जाम्पल क्लियर है? तो कंपाउंड लिपिड में क्या पढ़ना था? फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड। अब सुनो, सिंपल लिपिड और कंपाउंड लिपिड के टूटने फूटने से जो मिले उसे कहते, मतलब डिराइव हो, सिंपल और कंपाउंड लिपिड से जो डिराइव हो उसे क्या बोलोगे? डिराइव्ड लिपिड। इसमें दो कैटेगरी है, एक है स्टीरॉइड और दूसरा है क्रोमोलिपिड या टर्पीन। क्रोमोलिपिड या टर्पीन, ध्यान दीजिएगा, क्लोजिंग बात आ रही है। स्टीरॉइड, अरे कैसे कंपाउंड को स्टीरॉइड बोलते हैं? तो देखो, अगर किसी कंपाउंड में ऐसा कुछ दिख जाए, टेट्रासाइक्लिक स्ट्रक्चर, ऐसे टेट्रासाइक्लिक, दो हो गई, तीन, और चौथा ये ऐसे टेट्रासाइक्लिक स्ट्रक्चर दिख जाए तो उसे स्टेरॉइड बोलेंगे। पता है इस टेट्रासाइक्लिक स्ट्रक्चर का प्यारा सा नाम है, पता है क्या नाम है? साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रो फेनेंथ्रीन न्यूक्लियस। प्यारा है ना? साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रो फेनेंथ्रीन न्यूक्लियस। जिन कंपाउंड में ये टेट्रासाइक्लिक स्ट्रक्चर है वो स्टेरॉइड है, और ये दो तरह के हैं। अगर अल्कोहल ग्रुप है तो कहते हैं स्टीरॉल, और अगर कीटोन ग्रुप है तो कहते हैं स्टीरोन। पहले स्टीरॉल की बात कर दो। अरे एग्जांपल ले लो ना, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल आपको मिल जाएगा कहां? बैंस में। बी से ब्रेन, एड्रेनल ग्लैंड, नर्वस टिश्यू और स्किन में। नर्वस टिश्यू और स्किन में। अरे कोलेस्ट्रॉल को कहते हैं पेरेंटल स्टीरॉइड। क्यों? क्योंकि कई दूसरे स्टीरॉइड इसी से डिराइव होते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं ना, हमारी स्किन में याद है सिबेसियस ग्लैंड होते हैं जो वैक्स जैसा कुछ बनाते हैं, सेबम। देखो, मैं ये कह रहा हूं हमारी स्किन में क्या होते हैं? सेबेसियस ग्लैंड। हमारी स्किन में होते हैं सेबेसियस ग्लैंड, और ये क्या बनाते हैं? वैक्स जैसा मटेरियल जिसे कहते हैं सेबम। क्या बोलते हैं? सेबम। और सेबम में पता है क्या होता है? 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। और जब सुबह आप उठते हो, जो लोग उठते हैं सुबह, आई मीन टू से, और जब धूप में बाहर निकलते हैं तो उन पर स्किन में क्या है? वैक्स लाइक मटेरियल सेबम, और वो सेबम पे 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल है। जब सुबह उठते हैं तो यूवी रेज पड़ी स्किन पर, तो स्किन में जो 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल है वो किस में बदल जाता है? कोले कैल्सीफेरॉल में। बोले तो विटामिन डी में। तो बोल सकता हूं ना कि यही प्रिकर्सर है विटामिन डी का। ये ना सोचना कि सनलाइट आपके लिए आती है बेटा लो विटामिन डी, जी नहीं, वो आपको यूवी रेज दे रहा है। आपकी स्किन में ऑलरेडी ये तैयार है, यूवी रेज पर ही कन्वर्ट होकर विटामिन डी बना। इसीलिए बोलते हैं सुबह जल्दी उठना चाहिए, ठीक है, पढ़ाई के लिए। अच्छा ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल को क्या बोला मैंने? पेरेंटल स्टेरॉइड, क्योंकि इससे कई दूसरे स्टेरॉइड भी डिराइव होते हैं। ए सुनो सुनो सुनो, कोलेस्ट्रॉल की फोटो देखो, यहां पर OH, एनसीईआरटी में पूरा डायग्राम नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा करेक्शन के साथ दिखा रहा हूं आपको।
यहां CH3, यहां CH3, इसको बाद में दिखाता हूं आपको। ये ऐसे 1 2 3 4 5, ये CH3 है। देखो कितना प्यारा दिख रहा है, कोलेस्ट्रॉल है ये। कोलेस्ट्रॉल को कहते हैं मोस्ट डेकोरेटेड माइक्रोमोलिक्यूल ऑफ बायोलॉजी, सर्वाधिक सुसज्जित माइक्रोमोलिक्यूल ऑफ बायोलॉजी। कितना अच्छा डेकोरेटेड दिख रहा है कोलेस्ट्रॉल। क्लियर है? अच्छा, तो ये कोलेस्ट्रॉल की बात थी। देखो, अल्कोहल ग्रुप है तो स्टेरॉइड को क्या बोलेंगे? स्टेरॉल। और कीटोन ग्रुप है तो स्टेरोन। अब इसमें एग्जांपल क्या बोलूं? सेक्स हार्मोन ले लो, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एड्रेनोकॉर्टिकॉइड ले लो ना, जैसे एल्डोस्टेरोन। इंसेक्ट में इग्डाइसोन हार्मोन होता है ना। मेरा कहना यह है, देखो स्टीरोन में क्या क्या लाया मैं? स्टीरोन में जैसे सेक्स हार्मोन हो गए, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एड्रेनोकॉर्टिकॉइड जैसे एल्डोस्टेरोन। इंसेक्ट में इग्डाइसोन हार्मोन होता है, ये सब आ जाएंगे स्टीरोन में। क्लियर है? तो स्टीरॉइड में अल्कोहल है तो स्टीरॉल, कीटोन है तो स्टीरोन। और पता है डिराइव का जो दूसरा टाइप था वो क्या था? क्रोमोलिपिड या टर्पीन। पता है मोस्ट कॉम्प्लेक्स लिपिड है ये इन प्रोटोप्लाज्म। और पता है ये किसका बना है? रिपीटेड आइसोप्रीन यूनिट्स। आइसोप्रीन क्या होते हैं? आइसोप्रीन होते हैं C5H8। ढेर सारे C5H8 लिख दो, ये बन गया। मतलब क्या मैं इनको लिख सकता हूं कि दे आर C5H8 एंजाइम्स? ढेर सारे आइसोप्रीन लिख दो एक लाइन से, C5H8 कई बार लिख दो, क्या बन जाएगा? क्रोमोलिपिड या टर्पीन। और एग्जांपल कैरोटीनॉइड्स, विटामिन ए, विटामिन ई के, ये सब क्रोमोलिपिड हैं या टर्पीन्स। एंड दैट्स ऑल अबाउट लिपिड। ठीक है, अगली क्लास डेडिकेटेड होगी एमिनो एसिड और प्रोटीन के लिए, और इसके बाद स्टार्ट होगा प्लांट फिजियो फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ओके, आज के लिए बात खत्म होती है।